हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, T20 सीरीज में बांग्लादेश से पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया। इसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे तफसीलात बलोचिस्तान मर्डर केस की, मूसा मानी का अटेम्प्ट टू मर्डर केस की, पूरे पंजाब पे जो चीनी का बुरहान है, सैलाब और बारिशों की वजह से जो पूरे मुल्क में सूरत हाल है, और 9 मई के हवाले से पीटीआई के मेंबर्स और लीडर्स को जो सजाएं सुनाई गई है। और इन दी एंड आपको बताते चले कि मिस्टर शहबाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान ने ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन का आगाज कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 सीरीज चल रही थी, उसकी तफसीलात बताइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है का जनाज़ा निकल चुका है, बहुत हो चुकी है और उसकी तदफ़ीन जो है उसके लिए अभी अनाउंसमेंट बाकी है और बल्कि उसका मुर्दा ख़राब किया जा रहा है और ज़िम्मेदारान जो हैं वो पता नहीं क्यों लाश छुपा के फिर रहे हैं। तो ये बांग्लादेश एक टीम भेजी इन्होंने, ज़ाहिर है वो टीम भेजी हुई है लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम के साथ पहले एक हकीकत सुन लें, जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, बांग्लादेश क्रिकेट टीम जिसको कहते हैं ना तीनों में ना तेरों में है, ठीक है? कंपैरेटिवली जब आप शुरू करते हैं दुनिया की क्रिकेट, तो आप शुरू हो जाएँ ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया, साउथ अफ्रीका, राइट। इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें बांग्लादेश का नाम नहीं आ रहा, ठीक है? और ये मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ। अब उससे आगे आप चलते जाएँ, फिर ज़िम्बाब्वे आ जाए, फिर आप बांग्लादेश आ जाएँ, ठीक है ना? ये फिर वो टीमें शुरू होती हैं। स्कॉटलैंड ले लें, अफ़गानिस्तान जी। हैरानकुन परफ़ॉर्मेंस है, वो इससे बेहतर टीम है अफ़गानिस्तान की इस वक़्त खेलने में। मैं मौजूदा वक़्त की बात कर रहा हूँ, मौजूदा हालात की। ख़ैर बांग्लादेश की टीम तो हमेशा एक एवरेज टीम ही रही है। वो इतना कभी उन्होंने पहाड़ नहीं तोड़ा, कोई ये नहीं हुआ कि कप उठा लिया हो, कोई ट्रॉफ़ी उठा ली हो बड़ी। तो उस टीम से जो है वो ज़लील हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बड़े बुरे तरीके से और अभी भी ये एक्सपेक्ट करते हैं इन पे जो है ना वो फूल निछावर किए जाएँ और इनके लिए जो है ना वो अच्छी बातें की जाएँ। ये हमारा कौमी क्रिकेट है, ये कौमी सासा है, ये कौमी सासा नहीं है, कौमी कूड़ा क्रिकेट है। कूड़ा क्रिकेट, क्रिकेट खेल रही है और बिल्कुल इसके तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है, वो चेयरमैन पीसीबी पे है। मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो एक सेनेटर भी हैं। वो एशिया क्रिकेट के प्रेसिडेंट भी हैं और बेपनाह ज़िम्मेदारियाँ, बेपनाह जो है उनके ज़िम्मे काम है, लेकिन पता नहीं उसमें कोई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक अलग मैटर है। अब ये है कि अ, इस हद तक क्रिकेट की बर्बादी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखी। मैंने नहीं देखी इस तरह। ये अपसेट नहीं है कि बांग्लादेश ने जो है 3 मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान को, ये अपसेट नहीं है। वो मेरिट पे हरा दिया उन्होंने। ये इतनी फ़र्क टीम है इस वक़्त जो खेल रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की, कि ये किसी भी टीम से हार जाएगी। एक वक़्त होता था कि पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम से जीत जाएगी। अब हमारी टीम की हालत ये कर दी गई है कि वो दुनिया की किसी भी टीम से हार जाएगी। मैं कहता हूँ कि किसी क्लब की टीम से इनको खिला दें। वजह क्या है? आप बताएँ कहाँ वो सर्जरियाँ कहाँ गईं? और कहाँ गई वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स? किस इवेंट में क्या हुआ था? कौन-कौन से ग्रुप थे? कौन-कौन सी ज़ुबान बोलने वाले ग्रुप थे क्रिकेट टीम के अंदर? कौन-कौन से इलाकों से ताल्लुक रखने वाले, कौन-कौन से सूबों से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप बने थे टीम के अंदर और मौजूद हैं आज भी? कौन किसको कप्तान देखना चाहता है, कौन किसको नहीं कप्तान देखना चाहता? तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कि इन्हीं लोगों को दोबारा भेज दिया जाता है गैर मुल्की दौरों पे। और फिर गैर मुल्की दौरों बाबर पे हार कर आ जाते हैं। क्लब्स के लड़के उठाएँ आप, ठीक। क्लब्स के लड़के उठाएँ। आप उनको भेजना शुरू करें और जिनको जो है ना ये हवा लगने में कुछ 2 साल लगेंगे और 1 साल बाद वो जीतना शुरू कर देंगे। इतनी सी बात है। ये पर्चियाँ और ये अनफिट बुज़ुर्ग टीम के अंदर हैं। इनकी कोई फ़िटनेस, मैं 99% जो है दावे से बात कर रहा हूँ कि
ये फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते। 18 के स्क्वाड में, 16 के स्क्वाड में 2 लड़के होंगे या 3 मैक्सिमम लड़के होंगे जो फुली जो पैरामीटर्स हैं क्रिकेट की फिटनेस के, उस पे पूरा उतरते हैं। अदरवाइज़ ये सब कंप्रोमाइज़िंग है और इनको भिजवा दिया जाता है और ये आपके सामने है, रिज़ल्ट आपके और सामने ये है। हाल है कि हम आज फिर और अगेन हॉकी की बर्बादी के बाद क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिससे कौम प्यार करती है और पीएसएल में कौम ने इनको, जिसको कहते हैं ना, भिगो-भिगो के छितर मारे, इनको देखने कोई नहीं गया। तो मैंने आपको पहले दिन कह दिया था कि ये 18 रुकनी जो स्क्वाड है, ये अदाकार व मॉडल नुमा क्रिकेटर्स का और इन जो है ना वो टिकटॉकर्स का, ये इनका बायकॉट हो गया। और जब इन 18 का बायकॉट हुआ ना, तो जो फॉरेनर भी बेचारे आए ना पीएसएल खेलने के लिए, उनको भी देखने को नहीं गए। इनके चक्कर में ना उनकी भी ज़िलालत हो गई, क्योंकि ये 4-4 का टोला 6 टीमों में बँटा हुआ था। और इनको, इनका बायकॉट करने के लिए और इनकी शक्लें ना देखने के लिए और इन पर अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए एहतजाजन पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट पीएसएल देखने ग्राउंड में आए ही नहीं। इतने हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए कि अल्लाह वास्ते टिकटें ले लो। हाथ जोड़-जोड़ के इन्होंने टिकटें देने की कोशिश की। कभी जो है ना जी वो कौमी उसमें कि परचम पे टिकट मिल अब जाएगी और राइट कभी किसी चीज़ पे टिकट मिल जाएगी और फ्री इन्होंने गेट खोल दिए, बंदा नहीं बढ़ा वहाँ पे। ये हाल कर स्टेडियम दिया। खाली का खाली रह गया। एग्ज़ैक्टली, ये हाल कर दिया आपने क्रिकेट। क्रिकेट में भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई, राइट। मेरिट खत्म हो गया और सर्जरीज जो है वो हाँ, कुछ वो समझ नहीं आ सर्जरीज़ रही। जो है ना वो उनका वड्डा आउटपुट ये है। मेरे ख्याल को बड़ी सर्जरी हो गई, बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। वो कहीं हुआ है। हमें नहीं पता कि उस ऑपरेशन के नतीजे में क्या पैदा हुआ है, क्या कौन-सी बीमारी खत्म हुई है आज तक, और ये हम कितने सालों से सुन रहे हैं। हर इवेंट हारने के बाद हम सर्जरियों की बात करते हैं। एक आध बंदा आ जाएगा, मैं सारी ज़िम्मेदारी कबूल। तुम मामा लगना ज़िम्मेदारी कबूल, किस चीज़ की ज़िम्मेदारी तुम कबूल करो? तुम रिज़ाइन करो। तुम ज़िम्मेदारी कबूल ना करो, रिज़ाइन करो। घर जाओ, अपनी शक्ल गुम करो, किसी कॉम्पिटेंट आदमी को आने दो और ये क्रिकेट बोर्ड का पूरा ढांचा बदलने की ज़रूरत है। ये पीसीबी का ये पीसीबी को शिकस्तें हो रही हैं। ये क्रिकेट टीम को शिकस्त नहीं हो रही। इंडिया की टीम हारती है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड हारता है, मुल्क हारता है। खैर इनको मुल्क की इज्जत का तो अ, बरसों से कोई वो सरोकार ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि हार जो है एक होती है हार जो आप मुकाबला करके हारते हैं। एक होता है कभी-कभार आप कोई सीरीज़ हार जाते हैं। राइट। एक होता है कि आपने सिर्फ़ हारना है, कंटिन्यूअस आप सिर्फ़ कंसेक्यूटिव हारना है, हार रहे हैं। सिर्फ़ हारना है। ब्लैक एग्जैक्टली। मेडल आपके आपने गले में पहने हुए हैं अपने, हार वाले, काले तमगे इनके माथे पे लगे हुए हैं। ये सिर्फ़ हारने के लिए निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ कीजिएगा कि हम कहीं जीत ना जाएँ। अब तो जिस दिन ये जीतेंगे, वो अपसेट होगा। उस दिन लाइव करना है आपने मैंने शो। जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती, हमने लाइव ट्रांसमिशन करनी है कि जरूर। आज टीम जीती है और हमने जीतने की वजूहात डिस्कस करनी है कि ये किस बुनियाद पर जीत गई है टीम, कैसे जीत गई? इन्होंने किया क्या ऐसा? हुआ क्या? आउट ऑफ द ब्लू जीत क्यों गई। जीत गई? कैसे जीत गई? हमने ये करना है। तो क्रिकेट पे बात ना करें, लोग नीचे बड़ी गालियाँ निकालेंगे इनको। ना करें जी। बात, कुछ और कर लें। लेट्स सी सर अभी मजीद क्या बनता है हमारे मज़ीद क्या बनता है? मज़ीद मकबरा बनना बाकी है सर्जरीज की बात हमेशा से होती और रही है। उसके गेट के ऊपर पल्ला लटक रहा हो, लोगों के हाथ में छितर हो, अंदर जाते हुए छितर मारे, बाहर आते हुए छितर मारे, आपने यही है। जैसे बात की है कि सर्जरीज फिर से अनाउंस होंगी। हाँ जी। लेट्स सी अब कौन सी सर्जरीज हैं, उन सर्जरीज की मत में क्या डेवलपमेंट आती है और नतीजा जीरो होगा या वाकई कुछ बेहतरीन अब होगा। तो एक सर्जरी फाइनल हो जानी चाहिए कि जो गैरत और बेगैरती का अंसर होती है ना बीमारी, उसका ट्रीटमेंट हो जाना। ठीक। गैरत आने वाली एक सर्जरी हो जानी चाहिए। उसका टीका भी मिलता है इंजेक्शन ना, ये आ चुका है। वो लगाएँ ना तो गैरत आ जाती है। इंजेक्शन अगर वो वाला यूज़ आप करें, तो शायद वो लगा लें, मेबी। ठीक। सर बात करते हैं बलूचिस्तान मर्डर केस की डेवलपमेंट की। बताइए मजीद तफसीलात क्या है इस केस के हवाले से। तफ़सीलात ये बड़ा एक भयानक वाक़या है और अभी तक कुछ लोगों को शर्म नहीं आ रही। असल हक़ाइक़ सामने आने के बावजूद अभी भी वो दास्तानें कहानियाँ जो है ना रामलीला और हीर रांझा की दास्तान और ससी पुन्नू की दास्तान और लैला मजनू की दास्तानें वो अभी भी लोग ना वो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये हैरत अंगेज़ बात बताऊँ आपको, सैटेलाइट चैनल 1-2 चैनल्स ने भी ये रिपोर्ट कर दिया कि मियाँ-बीवी
1 साल पहले शादी, फलाँ पहले हमने बताया। तो ये जो मामला है कब्र कुशाई हो गई दोनों की, पहले तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। जी। वो एक प्रोसेस है अदालत के हुक्म पे, क्योंकि उसके बगैर पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, और पोस्टमार्टम के बगैर केस आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो होगी कब्र कुशाई। जो बानो बीबी है, जिनका ताल्लुक सातकज़ई कबीले से है, उनको 7 गोलियाँ लगी हैं, और उनके जो आशना हैं, आशिक जो हैं, उनको 9 गोलियाँ लगी हैं, एहसानुल्लाह। तो ये 7-9 के मुकाबले से दोनों कत्ल हुए हैं। और बड़ी, मैंने जैसे पहले कहा, मेहनत के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, और बड़ा इश्तियाल दिला-दिला के, उस कबीले को इश्तियाल दिला-दिला के, और वो नूर मोहम्मद जो है ना, बानो बीबी का जो असली खामद है, जो 5 बच्चों का बाप है बानो के, वो कोई इंतहाई कोई शरीफ बलोच है, कि वो हर दफ़ा मान जाता था। जब भी बानो बीबी जो मकतूला है, जब भी वो एहसानुल्लाह के साथ पकड़ी गई, यहाँ तक कि एक दफ़ा 5 माह गुज़ार के आ गई, तो वो आके माफ़ी माँगती थी, और वो घर वाले कहते थे, वो मान जाता था। वो इंतहाई कोई होम्योपैथिक बलोच है, और वो मान जाता था। अब जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये ऑन द रिकॉर्ड मैं बातें कर रहा हूँ, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, कि सातकज़ई जो कबीला है, उसके सरदार जो है, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, शेरबाज़ खान, ये बाज़ाब्ता तौर पे जो दूसरा कबीला है एहसानुल्लाह का, उनको, सलानी कबीला समथिंग है, उनको बाज़ाब्ता तौर पे कंप्लेन करता रहा कि ये शख्स जो है, ये बाज नहीं आ रहा, ये बार-बार आ रहा है इस कबीले में, उस घर के बाहर आ रहा है, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी ये मैसेजेस करके इश्तियाल दिला रहा है, और ये मुसलसल इश्तियाल दिलाने के बाद ये वाक़या पेश आया। अच्छा चलें जी, बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रा एक दूसरे पहलू पे ज़रा गौर करिएगा, कि एक शादीशुदा औरत है, वो क्या कर रही है? उसने वो 5 बच्चे क्यों पैदा कर लिए एक शख्स के, जब उसके साथ रहना नहीं, और उसके निकाह में रहते हुए ऐसी क्या क़यामत है कि दूसरे शख्स के साथ बार-बार घर से भाग जाना? यानी कि इस पहलू को डिस्कस करने में बड़ी तकलीफ होती है, ये औरत कार्ड वालों को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ये हकीकत है, ये तल्ख़ हकीकत है, और कितना मजबूर किया होगा, कितना इश्तियाल दिलाया होगा। ठीक है, ये कारोकारी का जो वहाँ पे कानून है, और ये जिरगा सिस्टम है, ये बिल्कुल गैर इंसानी है, ये सच है। लेकिन आप ज़नाकारी से कारोकारी तक ना जाएँ, ठीक है? तो ये टोटल माजरा था, ये टोटल मामला था, जिसको इतना वो इस तरह पेंट किया गया। अब दूसरा पहलू ये है कि अगर ये फुटेजेज़ ही मंज़रे आम पे ना आती, तो इस तरह के कई कत्ल वहाँ पे हो रहे हैं। एक ये पहलू है, ठीक। जो जो बड़ा अलार्मिंग है। यानी कि जो मेरी इत्तला है, जो मुतलका जो डीएसपी है, उसके इल्म में था कि ये जिरगे ने फैसला कर दिया है, और ये वाक़या हो चुका है। और कारोकारी का मुर्तकब करार दे दिया है बानो को और एहसानुल्लाह को, और अब कुछ ही घंटे के बाद ये लोग इकट्ठे होके जाएंगे और इन दोनों को कत्ल कर देंगे। ये मुतलका पुलिस को, मुतलका थाने को पता था। अब उस जिम्मेदार ऑफिसर पे, जो कि डीएसपी बताया जाता है, जिसकी वो डोमेन है, वो कितना प्रेशर होगा, कितना खौफ होगा, उसके पास क्या इतलाएं हैं, कौन सा ऐसा खौफ है कि ये सातकज़ई कबीले के सरदार उसके साथ क्या कर देंगे अगर उसने जुबान खोली, अगर इस प्रोसेस को, इस जो है ना, एक घिनौने फेल को और इस कत्ल को रोकने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जुबान ही नहीं खोली मौसूफ ने। और ये अच्छा, जो उनको वाक़या मुअत्तल है, किया गया है। ये तो बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ, नाकाफ़ी सज़ा है। और ये वाक़या बरीद से कुछ दिन पहले हुआ है, मैं जैसे कहता आपने हूँ बताया। बड़ी से 3-4 दिन पहले बताया गया है, जी। अब तक। लेकिन उस मुतलका पुलिस ऑफिसर के इल्म में था ये, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं कोई लिया। एक्शन ही नहीं लिया। और वो इतने एहतमाम के साथ गए हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने निहत्थे एक मर्द और औरत को गोलियाँ मार दी हैं। और अगला पहलू क्या है? अभी तक, ये ईद से पहले का वाक़या है, वो कत्ल हो गए, वो लाशें दफना दी गईं, दोनों तरफ से
दोनों तरफ से अभी तक एक शख्स, एहसानुल्लाह का भाई, उसके बच्चों में से, उसकी जो वाइफ है उसमें से, खानदान में से कोई एक शख्स नहीं आया एप्लीकेंट बन के। आपको पता है इस बात का? और यही मामला बानो की तरफ से है। और यानी कि इस मामले को आप इस तरह ले सकती कि दोनों जो मकतूल हैं, जो मकतूलीन हैं, उनके अहले खाना भी तंगी थे उनसे। मतलब उन्होंने और सब कोई आया ही नहीं वगैरह मुदई थे। उन्होंने कहा ठीक है मार देता, ठीक है। सोचे ना आप, आज तक कोई एप्लीकेंट ही नहीं बनने आया। ये पुलिस की मुदय्यत में एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर हमने दिखाई है पहले प्रोग्राम में, वो पुलिस की मुदय्यत में है। वो किसी मकतूल के लवाहकीन की मुदय्यत में नहीं है। तो अब यह है कि अदालत जो है उन्होंने तलब किया हुआ था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, हमजा शफकात है समथिंग, वो पेश हुए हैं। आईजी पुलिस बलूचिस्तान जो है उनकी तरफ से नुमाइंदा पेश हुआ है। और उसके अलावा गिरफ्तार जो है सरदार शेरबाज खान, उसको पेश किया गया है। और ये इतला मिली है कि जो असल मुल्ज़म है, असल मुल्ज़म से मुराद है सारे ये मुल्ज़म थे जिसके हाथ में गन है, जिसने फायर किया है, मरकजी कह सकते हैं। उसका नाम है बशीर अहमद। ठीक। बशीर अहमद को अदालत में पेश किया गया है और उसका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस ने हासिल कर लिया है मज़ीद तफ्तीश के लिए और मज़ीद तहकीक। जिस्मानी रिमांड से सर मैं बात करना चाहूँगी मूसा मानिका की, जिनको 14 रोज़ के जुडिशियल कस्टडी पे रखा गया है, लेकिन उन पे कोई जिस्मानी रिमांड नहीं है। भाई उनका जो केस है अटेम्प्ट जिस्मानी, टू मर्डर का, हाँ, उसकी डेवलपमेंट बताइए अब जिस्मानी क्या है? रिमांड तो मिला ही नहीं था ना। नहीं, नहीं मिला ना। जिस्मानी जुडिशियल रिमांड कस्टडी है। तो पुलिस ने, मेरा ख्याल है कि इतनी वीक प्रोसिक्यूशन कि उन्होंने जिस्मानी रिमांड लिया ही नहीं है हाँ जी, अटेम्प्ट टू मर्डर राइट। केस में, और जुडिशियल करवा दिया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये मैंने पहली दफा देखा है। और मैंने कहा था आपको कि वो उस मुलाजिम को, जो मजरूब मुलाजिम है जिसको जख्मी किया गया गोलियां मार के, उसकी अहले खाना को किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। फॉर और डील। वो बेचारे कमजोर लोग हैं और वो इन वडेरों के आगे लेट गए हैं, लम्बे पड़ गए हैं। और मेरा ख्याल है उन्होंने घर आके क्या है, तानू माफी देती। और मूसा मानिका 3 से 4 रोज के अंदर बाहर आ गया। यानी बाहर भी आ 14 गए। रोज के लिए जो जुडिशियल किया गया है, वो 14 रोज भी अंदर नहीं काटे उसने। कैसे काटेगा? वो खुशरा बीबी का बेटा है, बाबर मानिका का बेटा है, उसका बाप इमरान खान है, स्टेप फादर है, एक्स वजीर आजम पाकिस्तान, 3.5 साल मुल्क पे हुकूमत की है, अडयाला जेल में है, बहुत बड़ी पावर है, 9 मई की है उसने, उसके पास जत्थे हैं, लश्कर कशी कर देता है वो, उसके सामने कोई नहीं टिकता। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि मूसा मानिका बाहर आ चुकी है और जी डील हो आ गई गए है जी, मुल्जिम के मूसा साथ। मानिका आ गए हैं। डील क्या होनी है, उन्होंने दबका मारा, उन्होंने कहा कि इस दफा तो सिर्फ जख्मी किया है, अगली दफा कुछ और करांगे। तो फिर उन्होंने इसी प्रेशर में आके डील कर जी ली जी, है। कर लिया जी, कर ली है। और मूसा मानिका जो बुशरा बीबी के साहबजादे हैं, इक़दाम कत्ल में अंदर गए थे, वो 14 रोज के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने वो पार्टी वो भी मैनेज की, मुदई डेज़ पार्टी, पूरे नहीं किए। और वो बाहर आ गए हैं, बाहर आ गए, उनकी जमानत बाहर हो आ गई गए हैं जी। मूसा मानिका, उन्होंने और केस 14 दिन मिट्टी भी पूरे नहीं किए। मिट्टी हो गया ना केस। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताएं ना, यहाँ पे बताएं, बलोचिस्तान में कोई आया ही नहीं एप्लीकेशन देने। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि जिस जिरगे ने फैसला किया है वो जिरगा वो एप्लीकेंट भी मार देगा। नहीं ज़ाहिर सी आया। बात है। अब यहां क्या हुआ, वहां पे रियासत जो है वो मुदई बनी ना, स्टेट बिल्कुल, मुदई बनी। बिल्कुल। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे स्टेट कहां से हो गई, यहां पे स्टेट मुदई क्यों नहीं बनी? यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा कि यहां का कानून कोई डिफरेंट नहीं है? कि यहां पे वजीर आला पंजाब जो है ना, उनका अभी तक ध्यान क्यों नहीं गया? और यहाँ पे जो पंजाब हुकूमत है वो क्या कर रही है, पंजाब पुलिस है वो क्या कर रही है? उन्हें यहाँ एक्शन पर लेना एक एक चाहिए। एक एक आम आदमी पे, एक घर में काम करने वाले एक बेचारे मुजारे के ऊपर कातलाना हमला किया है एक वडेरे ने। और और यहाँ पे बाय चांस वो बच गया। और उसी को आपने मुदई बना दिया ताकि वो अगले ही दिन उसको रात को लम्हे पा के छितर मारे। और वो खुद माफी मांग रहा है, मुदई माफी मांग रहा है कि सानू माफ करो, करना सुलह कर लो। तो ये हुआ वहां पे। और वहां पे कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और कोई वहां पे पुलिस ने कोशिश नहीं की कि उनकी मुद्दत में एक एफआईआर लॉन्च हो। एक जो है ना, इस तरह दहशत फैलाने पे। और सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रही है ताबड़तोड़, बड़ी अच्छी कर रही है। इतना अच्छा होता कि यहाँ भी सीसीडी थोड़ा सा ध्यान कर लेती कि इससे बड़ी दहशत क्या है। एक शख्स जो है वो सरेआम फायरिंग करता है, कातलाना हमला करता है अपने मुलाजिम के ऊपर, और
3 दिन के अंदर उसके साथ वो क्या अटेम्प्ट सा टू उस मर्डर खानदान केस के में साथ करता है, तो उसका खानदान जो है घुटने टेक देता उल्टे है माफिया मांगता है। और वो उनसे सुलह कर लेता है। जी, और डील हो जाती है, वो वापस आ चुकी है अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। मतलब केस क्लोज्ड और केस रैप हो चुका है। सर बात करते हैं चीनी के बुरहान की पूरे पंजाब में। माजरा क्या है? क्या चल रहा है? आप अभी तक चीनी इस्तेमाल चीनी की करती हैं चाय इम्पोर्ट में? एक्सपोर्ट के चाय हवाले वगैरह से में चीनी इस्तेमाल नहीं, करती हैं? आप क्या मसलन चीनी कब इस्तेमाल करती हैं? सर मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं? नहीं। चाय विदाउट शुगर जी, और मीठा खाती नहीं है? नहीं। ओके। फिर आपको जो है ना क्या पता चीनी के बहरान का? पंजाब भर में चीनी का बहरान जो है ना, वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया है कि मरकज़ी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने सूबा भर में चीनी की फ़रोख्त बंद करने का ऐलान किया। ठीक, अब वजूहात ये हैं कि तंज़ीम के मरकज़ी सदर जो हैं वो कहते हैं हाफ़िज़ आरिफ़ गुजर कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फ़रोख्त नहीं कर सकते। यानी कि उन्हें जो समझ चीनी गई। फ़रोख्त दी जा रही है, हुकूमत और इंतज़ामिया सरकारी कीमत ₹165 किलो चीनी फ़राम में नाकाम हो गई है, जो तय हुआ था हुकूमत का ठीक, इन डीलर्स के साथ। और हुकूमत ने ₹165 किलो एक्स शुगर मिल्स मुकर्रर की। अब इस पर अमल दरामद भी कराए। एसोसिएशन के मुताबिक जब तक मिल्स और डीलर्स का करियाना मर्चेंट से कीमत पर मैकेनिज्म नहीं बनता, चीनी की फ़रोख्त बंद रहेगी। इंतज़ामिया ने सरकारी कीमत पर चीनी सप्लाई यकीनी बनाने के बजाय दुकानें सील और भारी जुर्माने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये जो है ना बहरान जेन्युइन या आर्टिफ़िशियल, ये हर साल जो है वो क्रिएट किया जाता और देखने को मिलता है हमें। है। कभी गंदम का बहरान आ जाता है, कभी चीनी का, कभी चीनी का बहरान आ जाता है, कभी गन्ने की कीमत पे फटा हो जाता है और रुलता सिर्फ़ और सिर्फ़ एंड ऑफ द डे जाके ना किसान है। तो अब फिर एक ये बहरान जो है वो मंजर आम पर है। कायम किया गया है और अब पता नहीं इसके पीछे कौन बेनिफिशियरी है। वो मैं बात करता हूँ ना कि अक्सर हमारे मुल्क में सो मोटो हुआ करते थे। आप कितना मिस करती सो मोटो? मैं तो बहुत मिस करता हूँ सो मोटो। तो वो अब लिए नहीं जाते। आप नहीं क्यों मसलन नहीं आप लिए किस जाते? पर चाहते हैं कि होना चाहिए? ये इश्यूज़ किस केस हैं, से इन केसेस ये पे? इश्यूज़ हैं। ठीक है, डांस पार्टी जो है उस पे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी की ज़ात पे भी नहीं चले होना चाहिए। लेकिन ये नेशनल इश्यूज़ हैं। ये आम आदमी का मसला है। ये सैलाब, उसके अरेंजमेंट, अमवात, ये चीनी का बहरान, गंदम का बहरान, सेहत का बहरान, अद्वियात की कमी, ये है ना इश्यूज़, सो मोटो। इन पे होने चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ये दोबारा से सिलसिला शुरू होगा ताकि एक आम आदमी को बुनियादी सहूलियात जिसे महरूम रखा जा रहा है, ना वो हो, मिल सके। मज़ीद महरूम ना हो। लेट्स सी हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है। सर 9 मई का जो केस है, पीटीआई मेंबर्स और लीडर्स को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। प्लीज़ बताइए। 9 मई तो ना असल में इनका कौमी डे बन गया पीटीआई का ना। जी, और ये एक जिस तरह माथे का झूमर होता है ना, ये माथे का कलंक बन गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। ब्लैक डे। एग्ज़ैक्टली। और अब ये है कि इसमें ये बुरी तरह एक्सपोज़ हुए हैं। ताज़ा तरीन पहले खबर आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि 9 मई में सज़ाएँ हो गई हैं 10-10 साल पीटीआई के तकरीबन 32 रहनुमाओं, 10 साल। 10-10 साल, ठीक है? उनमें जो रिनाउंड लोग हैं, सबसे पहले तो अ, जो है वो मलक अहमद खां बच्छड़ हैं, जो ऑपोज़िशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, उनको 10 साल कैद हुई है। उसके बाद एमएनए के अहमद नासिर चट्ठा और इसी मुकदमे में और जो लोग मुलव्वस हैं, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये है पैगाम उन लोगों को जो मुल्क में 5 अगस्त से मुल्क-गिर तहरीक चलाने चाहते हैं, मुराद सईद अलव नहीं उठा सकेंगे। मैं अब इसमें ना कहानी एक और आपसे डिस्कस करना चाहता जी, हूँ। हुआ ये कि सेनेट इलेक्शन हुए थे केपीके में। केपीके के सेनेट इलेक्शन में मुराद सईद को टिकट दे दिया जाता है। ये माइंडसेट देखें। ठीक। अब मुराद सईद को 9 मई का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है ठीक कि है। वो मास्टरमाइंड था और 9 एक मई जगह उन्हें का। टिकट दी गई है। एग्जैक्टली। और उसने कई मुकामात पर हमले करवाए और जलाओ घराव करवाया और उसके सबूत मौजूद हैं। अब वो मुराद सईद भाग गया। अडयाला में बैठे हुए साहब की आज के दिन तक जो सोच है, ये उसकी अक्कासी है कि उसने केपी के सेनेट इलेक्शन में मुराद सईद को टिकट दे दी। मुराद सईद जो है कुछ 26 वोटों से सेनेटर बन गए।
सेनेटर बन गया। अब जब तक मुराद सईद आके हलफ नहीं उठाता सेनेट के अंदर, तो वो सेनेटर की सीट जो है वो फिल नहीं होती, और अदरवाइज वो आता तो गिरफ्तार हो जाता। तो अब तो फंस गए वो दोनों तरफ से। ठीक है, मगर ये इनकी पॉलिटिक्स में बता रहा हूं। अब ये है कि तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ हलकों में मुफाहमत का इशारा ये दिया गया कि चूंकि मुराद सईद को टिकट दिया गया है, और ऐसे एक दो और भी करेक्टर्स को टिकट दिया गया है कि शायद वो मामला मुफाहमत होने जा रही है। अगले ही दिन ये सरप्राइज नहीं, ये फैसला आ गया मोअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से कि इसमें इनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब मलिक अहमद खां बच्छड़ जो है, वो अपोज़िशन लीडर है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएँगे, तो प्रोड्यूस किया जाएगा, या वो मफरूर इश्तिहारी होगा, या ये लोग भी मियाँ असलम इकबाल और मुराद सईद के पास पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ ये छुपे हैं, 2 साल से तकरीबन। यानी वो वहाँ से भी गए और तो यहाँ से अब एग्ज़ैक्टली, जो है कानून उनको तो ढूँढ अब रहा है। ये है कि और भी लोग अभी बाकी हैं। सबसे बढ़कर ये है कि जो बानी चेयरमैन है अडयाला वाले, मास्टरमाइंड मुराद सईद ने किया होना, जो असल मास्टरमाइंड है, जो तमाम तर 9 मई के ज़िम्मेदार हैं इमरान खान, उनके 9 मई केसेस के फैसले अभी आना बाकी हैं। अगर इनको 10-10 साल कैद हो रही है, तो इमरान खान की सज़ा 9 मई केसेस में क्या हो? ये एक बड़ा एक तजस्सुस है, और मेरा ये भी ख़्याल है कि शायद 5 अगस्त से पहले उनके फैसले भी आ जाएँ। यानी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। ये 5 अगस्त हाँ से जी, पहले इमरान 5 खान के भी जो 9 मई केसेस के केसेस के हवाले से फैसले सजाएँ आ जाएँगी आ सामने, सकते हैं, और बाकी ये लोगों के भी फैसले आ आ जाएँगे। सकते हैं, जी। आ सकते हैं। तो बड़ी तेज़ी से 9 मई के केसेस जो डिसाइड हो रहे तो हैं, रिहाई की अगर हम बात ये करते हैं, चलिए आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो सज़ाएँ भी हो सकती हैं, तो फिर रिहाई तो मुमकिन नहीं। जब सज़ाएँ होंगी तो रिहाई कहाँ होगी? ये सज़ाएँ बात तो है ना, अभी तो सज़ाएँ शुरू हुई हैं। ठीक है। अभी तो ये फैसले जो स्टार्ट हो हाँ, गए, जो हाँ आप जी। बात कर रही हैं या करना चाह रही हैं, रिहाई तो बहुत दूर की बात है। अभी तो इन केसेस के ट्रायल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इनमें सज़ाएँ हो रही हैं। अभी तो सज़ाएँ होनी हैं, फिर इनके पास एक अपील का राइट होगा, फिर ये ऊपर कोर्ट में जाएँगे, अपील में जाएँगे, नज़रसानी अपील में जाएँगे। तो अभी दिल्ली दूरस्त, तो अभी तो सज़ाओं का मौसम है, रिहाइयों का और जज़ाओं का मौसम नहीं है ये। ठीक, लेट्स सी आपकी जो प्रेडिक्शन है वो किस हद तक हकीकत में बदल कर आती है सामने, वो भी देख लेते हैं। सर बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ की। उन्होंने ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन का आगाज़ किया। इस हवाले से बताइए कि इसमें किस तरह से वर्क करेगा पूरा स्टेशन? ये ना एक डिटेल हमारे पास आई है। उसके मुताबिक ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ख़वातीन को खुद मुख्तार, बाएतमाद और माशरे में बावक़ार मुकाम के लिए एक उन्होंने कदम उठाया है। वो ये है कि ऑनलाइन वेमेन पुलिस स्टेशन जो है ना उसका क़याम। वेमेन पुलिस स्टेशन जो है ऑनलाइन बुनियादी तौर पर ख़वातीन के लिए बनाया गया। ऑनलाइन वेमेन पुलिस स्टेशंस में ख़वातीन के लिए हेल्पलाइन 1815 मुख्तस कर दी गई है। हाँ जी, 1815 जैसे पहले 15 थी, राइट, अब 1815 है। ज़बरदस्त। अच्छा, इस हेल्पलाइन पर ख़वातीन बिला झिझक कॉल्स करके अपने मसाइल का फ़ौरी हल करवा सकती हैं। हेल्पलाइन पर कॉल टेकर, कॉल रिस्पॉन्डर और तफ्तीशी अफ़सरान भी ख़वातीन पुलिस एहलकार ही होंगी। ठीक, अब उधर इनको डील करने वाले जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुलाज़मीन, वो ख़वातीन ही ठीक है। होंगी। लेडीज़ पुलिस सारी वहाँ पे तैनात की जा रही है। ऑनलाइन वेमेन पुलिस स्टेशन में वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन चैट की भी सहूलत मौजूद होगी। ख़वातीन को एफआईआर के लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एफआईआर उनके घर पहुँचाई जाती है। ठीक, ठीक है? ख़वातीन के मसाइल के हल इनके बताई गई लोकेशन पर हल किए जाते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर 5 से 7 मिनट के अंदर बताई गई लोकेशन पर अप्रोच करती है और फ़ौरी मसाइल हल करती है। जिन मसाइल के फ़ौरी हल मुमकिन नहीं होते, इन पर वेमेन पुलिस स्टेशन की तफ्तीशी अफ़सर फ़ौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए मसाइल का हल करती है। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, घरेलू ज़ुल्म-ओ-जबर, मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन को कायम किया गया है और ज़बरदस्त। बाकायदा हेल्पलाइन 1815 मुतारफ़ करा दी गई है, जिससे मुतासरीन कानूनी मालूमात तक रसाई, शिकायत दर्ज करने और मुशावरत हासिल कर सकते हैं। इस इक़दाम का मकसद सिनफ़ी बुनियाद पर जुराइम और दीगर मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने में, जबकि हेल्पलाइन 1815 24 घंटे फ़ाल है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुसीबत में मुब्तला अफ़राद के लिए मदद हमेशा सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से ख़वातीन की 15 पर आने वाली
कॉल्स 1815 पर मुंतकिल हो जाती हैं। ऑनलाइन पुलिस स्टेशन मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेशन ऑन व्हील से मरबूत हैं और ज़रूरत के वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स भी मौका पर रवाना की जाती है। एक तो ये डेवलपमेंट है, उसके साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हालिया बारिशों में जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उन सर पर उस हवाले से मैं हाँ, आपसे बात बड़ा करना चाह एक रही थी। अफ़सोस का इज़हार उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में भी रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि मुतासरा ख़ानदानों की फ़ौरी तौर पर मदद की जाए, मगर मनाज़र इतने खौफ़नाक हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी में, तो ये जो जो हलाकतें हो रही हालिया हैं और कोई मैनेजमेंट वो नहीं है, ये एक क्या तो चल रहा है? वो जो रिटायर्ड कर्नल हैं बेचारे वो अपनी बेटी के साथ घर से निकले हैं और उस सोसाइटी के अंदर ही अभी वो अपने गेट से बाहर निकले हैं और अभी अपनी रोड पे ही हैं, तो पानी की वज़ह से गाड़ी बंद होती है। और वो जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी पानी के अंदर है और स्टार्ट हो जाए, किसी तरह आगे बढ़े और इतने में एक पानी का रेला आता है और वो गाड़ी को बहा के ले जाता है और जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तक तो ना उनकी गाड़ी का कुछ पता चला, ना जो है वो उन बेचारे कर्नल साहब का कोई पता चला, रिटायर्ड कर्नल हैं और ना उनकी बेटी का पता चला, 25 साला उनकी बेटी है। और इतना ये खौफ़नाक वाक़या है, इससे पहले लाहौर में इस तरह के वाक़यात देखने में आए, गढ़ों में मोटरसाइकिल सवार गिर रहे हैं। उससे पहले आप सवात की सूरत-ए-हाल देखें, इतने लोग एक ही दिन में लुक़मा अजल बन गए और 100 से ज़्यादा हलाकतें हमने रिपोर्ट की थी 4 रोज़ कबल। राइट, देखें कि अब जो है वो वज़ीर अला पंजाब ने भी एक दौरा किया एनडीएमए का, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी दौरा किया। तो मगर ये है कि इसके साथ-साथ एक अल्लाह ताला से भी दुआ करने की ज़रूरत है कि अभी मेरे ख़्याल में एक आध दिन में एक भरपूर बारिशों का सिलसिला पंजाब में और वस्ती पंजाब में और जनूबी पंजाब में ये शुरू होने की इतलात हैं। और इसमें ये है कि लोगों को भी एहतियात करना चाहिए, ख़ास तौर पे आप देखें कि इस सूरत-ए-हाल के बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो शुमाली इलाका जात का भी रुख कर रहे होते हैं बिल्कुल और इधर दुरुस्त। मरी भी जा रहे हैं उन्हें एहतियात को और ज़रूर वो करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डाल रहे हैं। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अलबत्ता ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में कभी इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं हुई। ना कभी सुनी और है। वो जो हम डिस्कस कर रहे थे रेड ज़ोन में भी कि वहाँ पे नालों के ऊपर जो है उनको रोक के और वो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ और इसी तरह दरियाओं के बेड्स के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये जो है इसका एक सद्देबाब करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि ब्लंडर है उन बाबुओं का, उन ब्यूरोक्रेट्स का, उन हुकूमतों का और उन ज़िम्मेदारों का जिन्होंने वो एनओसीज़ जारी किए। और ये जो है ना इसका एक ऑडिट होना और इस पर एक पूरी तहकीक होना और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो अल्लाह रहम करे और मज़ीद हलाकतें ना हो बारिशें और सैलाब की वजह से। बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग टुडेज़ अपडेट्स एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।